भारत की राष्ट्रपति 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में शामिल हुए। संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। हथकरघा के सतत विकास के लिए नई प्रौद्योगिकी का उचित उपयोग आवश्यक है। राष्ट्रपति ने कहा, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई थी। 2015 से भारत सरकार 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रही है। राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 8 से 9 अगस्त को अंडमान निकोबार का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक लेख साझा किया जिसमें हथकरघा को भारत की सबसे बड़ी सभ्यतागत शक्तियों में से एक के रूप में उजागर किया है। प्रधानमंत्री ने निस्वार्थ सेवा भावना के महत्व को दर्शाने वाला एक संस्कृत शुभ स्तंभ साझा किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री 8 अगस्त को आईआईटी दिल्ली में 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मेधावी छात्रों को संस्थान के सर्वाधिक प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई सक्षम उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। विभाग संबंधी गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 259वीं, 260वीं और 261वीं रिपोर्ट पर प्रेस की विज्ञप्ति। विभाग संबंधी कार्मिक लोक शिकायत निधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 166वीं प्रेस विज्ञप्ति। विभाग संबंधित कार्मिक लोक शिकायत निधि और लोक प्रशासन संबंधी स्थायी समिति की 155वीं रिपोर्ट की प्रेस विज्ञप्ति। विभाग संबंधी विभाग और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री संबंधी 412वीं प्रेस विज्ञप्ति। विभाग संबंधी विभाग प्रौद्योगिकी, वन, जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 413वीं से 415वीं प्रेस विज्ञप्ति। राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति 175वीं, 76वीं, 177वीं प्रेस विज्ञप्ति। विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 201वीं प्रेस विज्ञप्ति। राज्यसभा के सभापति द्वारा ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ पर भाषण का मूल पाठ। आयुर्वेद के लिए बड़ा प्रोत्साहन। वैश्विक गुणवत्ता मानक स्थापित करने के लिए CCRS और BIS के बीच MOU।
लद्दाख में ऊंचाई पर औषधि पौधे, सरकार ने इसका संज्ञान लिया। लद्दाख के उच्च हिमालयी औषधि पौधे में सी बकथॉर्न, रोडियोला आर्टिमिसिया और एकोनाइटम की खेती की अपार संभावना है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड पूरे देश में औषधि पादपों का संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन नामक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। यह योजना विभिन्न एजेंसियों के परियोजना आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य संचालित की जा रही है। इस केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत औषधि पौधों की आपूर्ति श्रृंखला में अग्रिम एवं पक्ष कड़ियों को मजबूत करना है। इसके तहत सहायता खेती के औषधि पौधों उगाने या अच्छी क्वालिटी के पौधे लगाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों को जागरूक करने के लिए इंफॉर्मेशन कम एजुकेशन कम्युनिकेशन एक्टिविटी, औषधि पौधों की नुकसान की मार्केटेबिलिटी बढ़ाने, उपज वैल्यू बढ़ाने, प्रॉफिट बढ़ाने और नुकसान कम करने, प्रोजेक्ट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और मार्केटिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कच्चे माल की क्वालिटी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन। राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड ने औषधि पौधों और जड़ी बूटी के प्रसार एवं विपणन के लिए ई-चरक मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल शुरू किया है। यह विभिन्न स्थानीय भाषाओं का समर्थन देता है तथा लद्दाख सहित भारत में 25 हर्बल बाजारों से 100 औषधि पौधों के पक्षी बाजार मूल्य की जानकारी भी उपलब्ध कराता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय देश भर में बागवानी के समग्र विकास के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन का संचालन कर रहा है। इस मिशन में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना केवल सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बागवानी उत्कृष्टता केंद्र एकीकृत संस्थान जिसका उद्देश्य बागवानी क्षेत्र में उत्कृष्ट तकनीकों को बढ़ावा देना, उत्पादकता बढ़ाना और सतत विकास सुनिश्चित करना है। लद्दाख के लेह में नीमू में सी बकथॉर्न के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया, जिसमें 789.33 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। दो 2020-21 में इस परियोजना की शुरुआत और क्रियान्वयन लद्दाख के बागवानी विभाग तथा रक्षा DRDO के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेह के तकनीकी सहयोग से किया गया है। उत्कृष्टता के केंद्र में एक वैज्ञानिक बाग, मॉडल नर्सरी, प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण सुविधाएं, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई और किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, महिलाओं और उद्यमियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल है। आयुर्वेद पर्यटन के लिए केरल एक वैश्विक केंद्र के रूप में 27 जुलाई 2023 को आयुष वीजा की एक अलग श्रेणी शुरू की गई। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद और चिकित्सा के अन्य पारंपरिक प्रणालियों को मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए मिलकर के लिए पर्यटन मंत्रालय के तहत इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया। आयुष औषधियों का मानकीकरण
औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 तथा औषधि नियम 1946 में आयुष औषधियों के लिए पृथक नियामक प्रावधान किए गए हैं। विनिर्माण इकाइयों में एवं औषधियों के लाइसेंस के लिए निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करना है, जिसमें सुरक्षा एवं प्रभावशीलता का प्रमाण, आयुष सिद्ध सेवा, सौवर्य यूनानी होम्योपैथियों के लिए क्रमशः आयुष अधिनियम 1945 की अनुसूची टी अनुसूची M1 के अनुसार गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का अनुपालन तथा संबंधित फार्माकोपिया की निर्धारित औषधियों की गुणवत्ता मानक का पालन करना शामिल है, जिसमें निर्माताओं के लिए अनिवार्य है। महिलाओं के लिए आयुष स्वास्थ्य सेवा की प्रगति संयुक्त स्वास्थ्य राज्य का विषय है। तमिलनाडु में महिलाओं के लिए आयुष स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी विशेष रूप से ग्रामीण और तटीय जिलों में राष्ट्रीय औषधि आयुष मिशन के तहत एक जगह ही आयुष इकाइयों की नेटवर्क के माध्यम से संबंधित राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में आयुष स्वास्थ्य सेवाएं संयुक्त स्वास्थ्य राज्य का विषय है। सौवर्य को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त लक्ष्य आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के रूप में उभरना चाहिए। राष्ट्रीय सौवर्य संस्थान को समग्र स्वास्थ्य के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना चाहिए। केंद्रीय आयुष मंत्री ने राष्ट्रीय सौवर्य संस्थान के शासी निकाय की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की है। विषय मानव जनित भूमि क्षरण के कारण कृषि की उपज में हानि। एग्रीस्टेक डिजिटल कृषि मिशन का कार्यान्वयन। किसान उत्पादक संगठन। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन का क्रियान्वयन। वर्ष 2025-26 से 30-31 तक की अवधि के लिए NMEO तिलहन हेतु कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? 21-22 से 25-26 के लिए कुल 2.73 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पाम ऑयल की खेती की गई और 1447.21 करोड़ रुपए जारी किए गए बजट के रूप में। तिलहन दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए कदम। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन का क्रियान्वयन। SECL ने खदानों को वैज्ञानिक रूप से बंद करने और परिपक्व खदानों को स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों में बदलने में भारत का नेतृत्व किया। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL ने खदानों के वैज्ञानिक रूप से बंद करने में भारत की अग्रणी कंपनी के रूप में उभरा है। SECL ने कोल इंडिया की सहायक कंपनी की 28 परित्यक्त खदानों को बंद करने का काम पूरा किया है। देश के वैज्ञानिक रूप से बंद की गई सभी परित्यक्त खदानों में से 67% हिस्सेदारी SECL की है, जबकि वित्त वर्ष 25-26 में के दौरान 25 खदानों के वैज्ञानिक रूप से बंद किया गया। भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत जयपुर में 16वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई।
ब्रिक्स सदस्यों ने ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी 2030 रणनीति के अंतिम रूप देने की प्रगति के लिए भारत के नेतृत्व की सराहना की है। व्यापार वित्त की कमी को दूर करने के लिए वैश्विक बाजारों तक छोटे व्यवसायों की पहुंच बढ़ाने के लिए जयपुर सहमति एमएसएमई क्रेडिट के लिए मार्गदर्शन सिद्धांतों को अपनाया गया है। भारत ब्रिक्स देशों के बीच संतुलित और बढ़ते व्यापार सेवाओं के क्षेत्र में अधिक व्यापार और मजबूत व विविध वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का समर्थन करता है। सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण की मुख्य थीम में आयोजित बैठक नई दिल्ली में 3 से 4 अगस्त 2026 को हुई। आर्थिक और व्यापारिक मुद्दे पर ब्रिक्स संपर्क समूह की तीसरी बैठक आयोजित की गई। डीजीएफटी सोर्स फ्रॉम इंडिया फीचर के माध्यम से डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को वैश्विक व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ता है। स्टार्टअप को आधिकारिक खरीद खोज पोर्टल पर समर्पित स्टार्टअप बैज मिलेगा। वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार निदेशालय ने ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म के सोर्स फ्रॉम इंडिया सर्विस के लिए पात्रता के नियमों का दायरा बढ़ाया है, जिसमें डीपीआईआईटी मान्यता योग्य स्टार्टअप को भी शामिल किया जा सके। आज दिनांक 6 अगस्त 2026 को ट्रेड नोटिस नंबर 16 के माध्यम सूचित निर्णय का उद्देश्य भारत के पहले स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना, ताकि नवोन्मेषी निर्यातक अपने उत्पादों क्षमताओं को सरकार के आधिकारिक डिजिटल खरीदार खोज प्लेटफॉर्म पर दिखा सकें। ट्रेड कनेक्ट भारत सरकार का एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें निर्यातकों को व्यापार संबंधी जानकारी, सेवाएं, बाजार संबंधी और संस्थागत सहायता एक ही इंटरफेस के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। इसकी प्रमुख सोर्स फ्रॉम इंडिया फीचर एक आधिकारिक डिजिटल मार्केटप्लेस के रूप में कार्य करती है, जहां अंतर्राष्ट्रीय खरीद प्रमाणित भारतीय निर्यातकों की पहचान कर सकते हैं, उनके उत्पादों एवं व्यापार प्रमाण पत्रों की देखरेख कर सकते हैं, सीधे व्यापारिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। नई दिल्ली में आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग पर भारत रूस कार्य समूह के 12वें सत्र का आयोजन। वार्ता में वंदे भारत परियोजना, रेल अवसंरचना, एसजे स्वाभिमान, महत्वपूर्ण खनिजों और यूएवी में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया है। भव्य योजना के पहले चरण के पहले राउंड में 87 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य के पहले चरण के राउंडों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 87 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जेम ने सार्वजनिक खरीद में बदलाव लाने का एक दशक पूरा किया है। कुल जीएमवी 20 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हुआ है। आईआईटी दिल्ली के एक अध्ययन में जेम के माध्यम से 1.76 लाख करोड़ रुपए की शुद्ध सामाजिक बचत का अनुमान लगाया है। सरकारी मार्केटप्लेस 9 अगस्त 2026 को अपने कामकाज का 10 वर्ष पूरा कर लेगा। तकनीकी पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के जरिए सार्वजनिक खरीदारी में बदलाव के एक दशक को चिन्हित करते हुए इस प्लेटफॉर्म ने 3.78 करोड़ से अधिक के ऑर्डर प्राप्त कर 20 लाख करोड़ से ज़्यादा की कुल व्यापार मूल्य हासिल किया है, जो भारत की सार्वजनिक
जो भारत की सार्वजनिक खरीद प्रणाली में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह कल मुंबई में NUCFDC के नवीन कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। NUCFDC की शुरुआत 2 मार्च 2024 को शहरी सहकारी बैंक के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में की गई है। इसका उद्देश्य बैंकों के साझा तकनीकी प्लेटफॉर्म, कोर बैंकिंग सेवाएं, साइबर रक्षा, सुरक्षा समाधान, क्षमता निर्माण, परिचालन सहयोग उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय, हस्तशिल्प अकादमी का दौरा। IPFA ने एकीकृत IPFA पोर्टल 2.0 पर कंपनियों ने नोडल अधिकारियों के साथ हितधारक सहभागिता का आयोजन किया। सहभागिता सत्र डिजिटल दावा प्रक्रिया, हितधारक सहयोग और उपयोगकर्ता केंद्रित सुधारों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय गवर्नेंस प्रभाग के सहयोग से एकीकृत IEPF 2.0 पर कंपनियों के नोडल अधिकारियों के साथ हितधारकों सहभागिता का आयोजन किया है। तेरहवीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ब्रिक्स के सहयोग पर भारत जन केंद्रित मानवता प्रथम दृष्टिकोण की प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। भुवनेश्वर में 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की घोषणाएं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मानेसर में हरियाणा के 77वें वन महोत्सव समारोह में भाग लिया है। एक पौधा भी लगाया है। वन महोत्सव एक कार्यक्रम नहीं, प्रकृति के प्रति अपना कर्ज चुकाने का अवसर है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन डेयरी विभाग किसानों के सतत आजीविका प्रदान करने के लिए पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के प्रभावी विकास हेतु हर संभव प्रयास रहा है। भारत के स्वदेशी गोवंशीय नस्लें सुदृढ़ और उनमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आनुवंशिक क्षमता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन दिसंबर 2014 में स्वदेशी गोवंशीय नस्लों का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण और विकास करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार NGRA 2026 में प्रत्येक श्रेणी में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान के विजेताओं को दिया जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, हिमालयी राज्यों को विशेष प्रोत्साहन। 2 श्रेणियों और अर्थात सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ DCS FPO और MP
एमपीसी के लिए एक प्रशस्ति प्रमाण पत्र, एक स्मृति चिन्ह, निम्नानुसार मौद्रिक पुरस्कार 5 लाख रुपए प्रथम स्थान के लिए, 3 लाख रुपए द्वितीय स्थान के लिए, 2 लाख रुपए तृतीय स्थान के लिए, 2 लाख उत्तर पूर्वी क्षेत्र हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी के मामले में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, केवल एक प्रशस्ति प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह शामिल होगा। कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में कोई नकद पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया जाएगा। 2026 के दौरान राष्ट्रीय गोकुल रत्न पुरस्कार के नामांकन के लिए वेबसाइट भारत की पूर्वोत्तर सीमा का डीआरआई ने निगरानी तेज की है। 3 बड़े अभियानों में डीआरआई ने म्यांमार में तस्करी करके लाई गई 15 किलोग्राम मेथेटामाइन 11 मीट्रिक टन विदेशी मूल की अफीम के बीज और 10 मीट्रिक टन सुपारी जब्त की है। 3 गिरफ्तार। परिवारों के स्वास्थ्य सेवा पर अपने आसपास किए जाने वाले खर्च को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं। देश में चिकित्सा शिक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए उठाए गए कदम में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 118.6% बढ़ी, जो 2014 में पहले 387 से बढ़कर 846 हो गई है। एमबीबीएस सीटों की संख्या 172.4% बढ़ी, जो 2014 में 51,348 से बढ़कर वर्तमान में 1,39,864 हो गई है। स्नातकोत्तर पीजी चिकित्सा सीटों की संख्या 176.9% बढ़ी, जो 2014 में 31,185 से वर्तमान में 86,360 हो गई। खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन को मजबूत बनाने के लिए उठाए गए कदम में 259 मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं, 24 रेफरल प्रयोगशालाएं, 3 से 5 मोबाइल खाद्य परीक्षण इकाइयों के जरिए खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन मजबूत किया गया है। गर्भवती महिलाओं की देखभाल, पोषण एवं कल्याण के लिए उठाए गए कदम में सरकार ने निःशुल्क डिलीवरी सेवाओं, प्रसव पूर्व और प्रसव के पश्चात गुणवत्तापूर्ण देखभाल तथा मातृत्व लाभों के व्यापक मातृत्व स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की हैं। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 गर्भवती महिलाओं तथा अन्य संवेदनशील वर्गों की पोषण संबंधी सहायता मजबूत की है। सुमन रोडमैप 2030 तक तथा एनीमिया मुक्त भारत अभियान मातृ स्वास्थ्य के लिए जीवन चक्र आधारित दृष्टिकोण को और अधिक मजबूत बना रहे हैं। मजबूत निगरानी व्यवस्था, प्रौद्योगिकी सक्षम सुशासन तथा सामुदायिक जनभागिता के माध्यम से मातृ स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ है। जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को जो सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराती उन्हें पूर्णतः निःशुल्क बिना किसी व्यय के प्रसव सेवाएं, जिसमें सिजेरियन शल्य प्रसव भी शामिल है, उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना में निःशुल्क दवाएं, उपयोग सामग्री, अस्पताल में भर्ती रहने की तरह निःशुल्क आहार, निःशुल्क नैदानिक जांच, निःशुल्क परिवहन तथा आवश्यक पड़ने पर निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। 1 वर्ष तक की आयु के बीमार नवजात शिशुओं के लिए भी इस प्रकार की निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में के अंतर्गत प्रत्येक माह 9वीं तारीख को गर्भवती महिलाओं को विशेष चिकित्सा और चिकित्सक अधिकारी द्वारा निःशुल्क सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसव जांच उपलब्ध कराई जाती हैं। विस्तारित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं, विशेषकर उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को महत्वपूर्ण प्रसवपूर्ण देखभाल उपलब्ध कराई जाती है, जिसके अंतर्गत सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित होने तक प्रत्येक उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को व्यक्तिगत निगरानी की जाती है। साथ ही चिन्हित उच्च जोखिम
वाली गर्भवती महिलाओं तथा उनके साथ आने वाली मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा को पीएमएसएमए के नियमित दौर के अतिरिक्त 3 अतिरिक्त भ्रमणों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन के तहत प्रत्येक भर्ती महिला एवं नवजात जो सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं प्राप्त करने आते हैं उन्हें निःशुल्क सुनिश्चित सम्मानजनक एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस पहल के अंतर्गत सेवाओं से इनकार के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई गई है ताकि सभी मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु को रोका जा सके। प्रसवोत्तर देखभाल का सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य प्रसवोत्तर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, जिसके अंतर्गत माताओं में खतरे के संकेतों को समय पर विशेष बल दिया जाता है तथा आशा कार्यकर्ताओं को उच्च जोखिम वाली प्रसवोत्तर माताओं की शीघ्र पहचान, समय पर रेफरल उपचार सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना जिसके अंतर्गत पहली संतान जन्म पर पात्र लाभार्थी के बैंक और अथवा डाकघर खाते में प्रत्येक डीबीटी के माध्यम से 5,000 रुपये की नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। संस्थागत प्रसव के बाद लाभार्थी की जननी सुरक्षा के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार शेष मातृत्व लाभ भी प्रदान की जाती है, जिसमें औसतन एक महिला को 6,000 रुपये की सहायता प्राप्त होती है। जिसके अतिरिक्त दूसरी संतान के रूप में बालिका के जन्म पर पात्र लाभार्थियों को PMMVY के तहत 6,000 रुपये नगद प्रोत्साहन भी प्रदान की जाती है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के माध्यम से कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने आंगनवाड़ी सेवाएं पोषण अभियान तथा किशोरी बालिका योजना आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14 से 18 वर्ष आयु की किशोरियों के लिए को एकीकृत कर मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत समाहित मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं स्तनपान कराने वाली माताओं 6 माह से 6 वर्ष तक बच्चों और किशोरी बालिकाओं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2013 के अनुसूची 2 में निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार पूरक पोषण उपलब्ध कराया जाता है। जनवरी 2023 में इन पोषण मानकों को संशोधित किया गया ताकि आहार के अतिरिक्त गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वास्थ्यवर्धक वसा, आवश्यक सूक्ष्म पोषण तत्वों पर आधारित व्यापक और संतुलित पूरक पोषण पैकेज उपलब्ध कराया जा सके। इसमें कैल्शियम, जिंक, आयरन, आहार, फोलेट, विटामिन ए, विटामिन B6 और विटामिन B12 जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानूनी 2013 के प्रावधानों के अनुसार गंभीर तीव्र कुपोषण से पीड़ित बच्चों को भी अतिरिक्त पूरक पोषण उपलब्ध कराया जाता है। सुमन रोडमैप 2030 मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य के लिए जीवन चक्र आधारित दृष्टिकोण को अपनाना है, जिसके अंतर्गत गर्भधारण पूर्व देखभाल, प्रसवपूर्ण देखभाल, प्रसवकालीन देखभाल तथा प्रसवोत्तर देखभाल सहित संपूर्ण देखभाल श्रृंखला विभिन्न हस्तक्षेपों को जोड़ा गया है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान सरकार ने 29 जुलाई 2026 को आयोजित केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की 16वीं बैठक के दौरान एनीमिया मुक्त भारत अभियान के संचालन संबंधी दिशा निर्देश दिए। इसका उद्देश्य 7x7x7 रणनीति के माध्यम से एनीमिया की उच्च व्यापकता को कम करना है, जो पूर्व में लागू 6x6x6 रणनीति का उन्नत स्वरूप है। इस 7x7x7 रणनीति के अंतर्गत जीवन चक्र आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए 7 लाभार्थी समूह को शामिल किया गया, जिसमें कम जन्म वजन वाले शिशु 0 से 6 माह, 6 से 59 माह तक के बच्चे, 5 से 6
5 से 9 वर्ष आयु के बच्चे और 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग की किशोरी किशोरियों, गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली माताओं और 20 से 49 वर्ष आयु वर्ग के प्रजनन हेतु आयु की महिलाएं शामिल हैं। उपरोक्त पहलुओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सरकार एक सुदृढ़ और बहुस्तरीय निगरानी तंत्र के माध्यम से देश भर में प्राप्त गर्भवती महिलाओं को लाभ का पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करती है। इसके अंतर्गत सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समय आयोजित राष्ट्रीय कार्यान्वयन समन्वय समिति की बैठकों के स्वीकृत लक्ष्यों के सापेक्ष राज्यवार प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा की जाती है। आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क के माध्यम से योजनाओं के प्रदर्शन की नियमित मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत वार्षिक कॉमन रिव्यू मिशन के माध्यम से कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण तथा प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों पर हुई प्रगति, स्वतंत्र एवं जमीनी स्तर का आकलन किया जाता है। इन कार्यक्रमों क्रियान्वयन निगरानी के साथ साथ सरकार जन जागरूकता बढ़ाने, सामुदायिक पहुंच को सुदृढ़ करने, प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं ताकि मातृत्व स्वास्थ्य पोषण संबंधी सेवाओं तक प्रभावी लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचे जा सकें। पोषण अभियान में पोषण ट्रैकर को डिजिटल सुशासन उपकरण के रूप में लागू किया ताकि लाभार्थियों आंगनवाड़ी सेवाओं की वास्तविक समय निगरानी ट्रैकिंग सुनिश्चित की जा सके। पोषण ट्रैकर में नॉमिनी मॉड्यूल की शुरुआत की गई जिसमें यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंजीकृत लाभार्थी स्वयं टेक होम राशन प्राप्त करने में असमर्थ हों तो उन्हें नामित व्यक्ति के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और किशोरी बालिकाओं को राशन का निर्बाध वितरण जारी रहे। इस पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के प्रभावी उपयोग के लिए सक्षम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा अन्य क्षेत्रीय कर्मियों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए साथ ही उनके लिए वार्षिक डेटा रिचार्ज सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष भारत स्वच्छता खाता आधारित स्कैन रजिस्टर सेवा द्वारा 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण उपलब्धि हासिल की है। स्कैन रजिस्ट्रार सुविधा के प्रतिदिन लगभग 4 लाख लोग लाभान्वित हुए। 36 राज्यों के 10 प्रदेशों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में स्कैन और रजिस्टर सेवा संचालित है। बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर में डिजिटल ओपीडी पंजीकरण सेवा प्रणाली में अग्रणी है। एम्स नई दिल्ली में 54 लाख से अधिक डिजिटल ओपीडी पंजीकरण के साथ देश में शीर्ष पर है। स्कैन और रजिस्टर से अस्पताल पंजीकरण प्रक्रिया तेज और नागरिक केंद्रित हुई है। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से अरुणाचल प्रदेश में स्थित 27 स्थानों या भौगोलिक संरचनाओं को सार्वजनिक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्रों पर उनके मानक स्थान और भौगोलिक संरचना के नाम के साथ चिन्हित किया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के मानचित्रण पर इन्हें औपचारिक रूप से चिन्हित करने का उद्देश्य इनकी सटीक पहचान को सुगम बनाना और जनसामान्य के बीच बेहतर जागरूकता पैदा करना है। I4C ने कॉरपोरेट कर्मियों और वित्तीय पेशेवरों को बॉस स्कैम के प्रति आगाह किया है। गलत खाता वितरण, MCA और RBI फाइलों के माध्यम से व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर बड़ी रकम की वित्तीय धोखाधड़ी की जा रही है।
मुख्य सचिवों आपदा प्रबंधन विभागों से संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को बढ़ावा देने का आग्रह किया गया है। बाढ़, भूकंप, बिजली गिरने प्रभावित स्टेशनों के लिए 11.5 लाख रुपए का आपातकालीन अनुदान उपलब्ध है। सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2021 में शराब और तंबाकू सामग्री के लिए वर्गीकरण का प्रावधान आचार संहिता की शिकायत का निवारण करती है। 3 स्तरीय प्रणाली है। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में आपसी सहयोग से गहरा करने पर चर्चा की है। भारत और भूटान ने द्विपक्षीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। रेलवे ने ऋण सेवा में को स्थिर रखा तो लगातार मूलधन पुनर्भुगतान और पट्टे शुल्क ब्याज हिस्सेदारी में कमी पिछले 5 वर्षों में वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है। USBRL ने कश्मीर में हर मौसम बेहतर कनेक्टिविटी मिलती है, जिससे किसानों, लघु एवं मध्यम उद्यमों को नए बाजार मिलते हैं। भारतीय रेल ने पिछले 3 वर्षों में खाद्य गुणवत्ता संस्था उल्लंघनों के लिए 5.13 करोड़ रुपए का जुर्माना, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए, 6 अनुबंध समाप्त किए और दोषी लाइसेंसों पर प्रतिबंध लगाया है। पूर्ण रूप से संचालित DFC और GCT के विस्तार, माल ढुलाई में वृद्धि हुई। 14-15 में 1098 मिलियन टन से और 25-26 में 1670 मिलियन टन हुई है। PM आवास योजना ग्रामीण की प्रगति। प्रधानमंत्री आवास योजना 25-26 के दौरान 32.47 लाख आवास स्वीकृत किए गए। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण आजीविकोपार्जन का सुदृढ़ीकरण। ग्रामीण विकास दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण आजीविका मिशन को ग्रामीण परिवारों स्वयं सहायता समूह संगठित करने, निश्चित अवधि में उनकी आय में वृद्धि करने के लिए तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर पोषण एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पूरे देश भर में दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर कार्यान्वित किया जा रहा है। मिशन का उद्देश्य 4 मुख्य घटकों अर्थात ग्रामीण गरीबों के स्वप्रबंधित, आर्थिक रूप से टिकाऊ सामुदायिक स्थानों का सामाजिक संगठीकरण, संवर्धन, सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण गरीबों का वित्तीय समावेशन, सतत आजीविका और सामाजिक समावेशन, सामाजिक विकास में निवेश करके अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। पिछले 3 वर्षों के दौरान केंद्रीय ग्रामीण क्षेत्र में योजनाओं का मूल्यांकन। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना FAIR के महत्वपूर्ण उपकरण विकसित किए हैं। बीम लाइन पार्टिकल जनरेटर ने एक्सपेरिमेंटल एंड स्टेशन तक पहुंचने का रास्ता। एक अहम हिस्सा बीम कैप्चर इक्विपमेंट की 3 यूनिट में पहली यूनिट इंटरनेशनल मेगा साइंस प्रोजेक्ट फैसिलिटी फॉर एंटी प्रोटॉन एंड रिज
आयन रिसर्च साइट पर पहुंच गई है और अब इसे इंस्टॉल किया जाना है। ये सुपर फ्रेगरेंट्स सेपरेटर के मुख्य हिस्सों में से एक है जो जोखिम एक्टिव बीम बनाते हैं। भारत के लिए वित्तीय समावेशन से वित्तीय सशक्तिकरण, डिजिटल भुगतान में डिजिटल समृद्धि को और बढ़ाने का समय। तीसरे इंडिया इंटरनेशनल फिनटेक फेस्टिवल आरडीआई कोष के तहत भारत सरकार ने हितों के टकराव बचाने के मजबूत उपाय के फिर से दोहराए। योग्यता आधारित मूल्यांकन ही वित्त पोषण के निर्णयों का आधार है। जहाजों का टर्नअराउंड समय। प्रमुख बंदरगाहों का औसत टर्नअराउंड वर्ष 2021-22 में 52.827 घंटे से सुधरकर 25-26 में 48.84 घंटे हो गया है। बंदरगाह दक्षता में सुधार और तथा जहाजों के टर्नअराउंड समय कम करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। इनमें बर्थों टर्मिनलों का निर्माण, मौजूदा बर्थों टर्मिनलों यार्डों का मशीनीकरण, आधुनिकीकरण, अनुकूलन, साथ ही सेंट्रल पार्किंग प्लाजा जैसे सहायक बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। जलमार्ग में नौवहन योग्य गहराई का रखरखाव। राष्ट्रीय जलमार्ग वन गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी और जलमार्ग 16 बराक नदी के नौगम जलमार्गों गहराई के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग और ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता एमओयू हस्ताक्षर हुआ। नेशनल वाटर फर्स्ट मल्टी मॉडल टर्मिनल हल्दिया तक जाने वाली हल्दिया एक्सेस चैनल में नौवहन मार्ग को बनाए रखने के लिए विकास कार्य भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता को सौंपा गया। इसके अलावा एमएमपी के डीसीआई के बीच परिचालन व्यवस्था के तहत एसएमपीके की निगरानी और पर्यवेक्षण में डीसीआई द्वारा अनुरक्षण ड्रेसिंग का कार्य किया जा रहा है। NW2 और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राष्ट्रीय जलमार्ग समझौते एमओयू के तहत IWI ने NW2 पर बांग्लादेश सीमा में क्षेत्र में जोगी घोपा और जोगी घोपा के से पांडु तक और NW16 पर भांगा के बदरपुर तक के हिस्सों को ड्रेसिंग के माध्यम से फेयरवे के अनुरक्षण में डीसीआई को 3 वर्ष की अवधि के लिए ड्रेसिंग कार्य सौंपे गए हैं। NW3 नेशनल वाटरवे थर्ड केरलम में पश्चिमी तटीय नहरें हैं। एडापल्ली कोटा और कोल्लम के बीच संकीर्ण मार्ग ड्रेसिंग चौड़े करने के लिए काम एक निजी ड्रेसर तैनाती शुरू की गई है। नदी आधारित पर्यटन विकास, पर्यटन, पोत परिवहन, जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल लोकसभा में लिखित उत्तर में आंध्र प्रदेश में सरकार पर्यटन मुंबई पोर्ट ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। मुंबई पत्तन पोत प्राधिकरण बंदरगाह ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2 वर्षों के दौरान शुरू की गई परियोजना का 2025-26 में शुरू की गई परियोजना में इंदिरा डॉक का पर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल DBFOT आधारित का विकास, संचालन और रखरखाव, DPC मोड पर मुंबई
महेंद्रा डॉक स्थित मौजूदा मुंबई इंटरनेशनल क्रूज का आधुनिकीकरण, जवाहर द्वीप पर तट सुरक्षा प्रदान करना, विकसित भारत मुंबई मरीना और मुंबई पत्तन प्राधिकरण के पिरपाऊ के तीसरे रासायनिक बर्थ का निर्माण, मुंबई पोर्ट के मरीन ऑयल टर्मिनल का स्काडा और पीएलसी स्वचालन प्रणाली, मुंबई पोर्ट परमाणु टर्मिनल का अभियान का विस्तार, आकांक्षाओं को उपलब्धि में बदलना। टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम ने कैसे आकर्ष एसपी को एमबीए में सहायता की है। कर्नाटक सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने आर्थिक बाधाओं को पार करना। पीएम यशस्वी योजना ने दिव्या दराड़े को एमबीए का सपना साकार करने में सहायता की है। पीएमएसएससी ने सुनिश्चित करती रही कि आर्थिक सीमाएं उच्च शिक्षा में बाधा न बने। योजना ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु जनजातियों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए अच्छी शिक्षा पाने, पढ़ाई बेहतरीन करने के लिए ज्ञान कौशल और पेशेवर सफलता के माध्यम से देश में विकास समर्थ योगदान देना है। चेक कर ले का थोड़ी 2011 की जनगणना में अनुसूचित जातियों की जातिवार जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों का कुल प्रतिनिधि 17.14% अनुसूचित जनजातियों की जातिवार सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शिक्षा के जरिए बाधाओं को पार करना। पीएमएसएससी स्कॉलरशिप ने झारखंड के ग्रामीण इलाकों में ओबीसी छात्र विश्वजीत मंडल को एमबीए का सपना साकार करने में सहायता की। जम्मू में एकीकृत ड्रग एक्विजिशन और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रपति 12वें हथकरघा दिवस समारोह में शामिल हुए। संत कबीर हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए गए। बारहवें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ट्राइफेड के सहयोग से रीसा टाइमलेस ट्राइबल के माध्यम से भारत की समृद्ध जनजातीय वस्त्र विरासत का प्रदर्शन किया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाने और आंगनबाड़ी सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं।
मिशन पोषण 2.0 पोषण से समग्र रूप से निपटने और बाल विकास बढ़ावा देने के लिए सरकार का नवीनतम प्रयास। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को पूरक पोषण उपलब्ध कराया गया है। सरकार देश में महिलाओं की सुरक्षा पुनर्वास सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा संरक्षण सशक्तिकरण किए जा रहे प्रयासों को मजबूत करना। मिशन शक्ति के दो मुख्य क्षेत्र संबल महिलाओं की सुरक्षा संरक्षण समर्थ देश भर में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वन स्टॉप सेंटर मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल संस्था का हिस्सा है। संबल संस्था के यह हिस्सा प्रभावित संकटग्रस्त महिलाओं को पूरे देश में निजी और व्यावसायिक दोनों स्थानों पर एक ही जगह एकीकृत और तत्काल सहायता प्रदान करता है। जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता, मनोचिकित्सक परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2015 से 30 जून 2026 तक पूरे 991 वन स्टॉप सेंटर संचालित किए गए हैं। इन वन स्टॉप सेंटर में 15 से 2 लाख महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश राज्य में 63 वन स्टॉप सेंटर संचालित है, जिसमें होशंगाबाद, नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर और रायसेन जिलों में एक एक वन स्टॉप सेंटर। इसकी स्थापना 1.65 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता दी गई है। महिला हेल्पलाइन 181 मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल वर्टिकल का हिस्सा है। महिला हेल्पलाइन एक से आपातकालीन गैर आपातकालीन दोनों स्थिति में सहायता के लिए 24 घंटे टोल फ्री सेवाएं उपलब्ध हैं। त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रभावी अंतर एजेंसी समन्वय सुगम बनाने के लिए महिला हेल्पलाइन को आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 112, बाल सहायता लाइन 198 अन्य प्रासंगिक सेवाओं का एकीकृत किया गया है। मिशन शक्ति केंद्र प्रायोजित योजना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय अधिनियम 2015 बच्चों की देखभाल संरक्षण के लिए जेजे एक्ट 2015 के प्रशासन के लिए नोडल मंत्रालय है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित शासकीय उपकरण के रूप में पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन आरंभ किया है। पोषण ट्रैकर ऐप एक द्वारा डिजिटलीकरण से पोषण निगरानी, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, लाभार्थी प्रमाणन और सेवा वितरण दक्षता का बहुआयामी प्रभाव है। दैनिक आभासी क्लासरूम सत्र डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन सोमवार से शुक्रवार को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक आभासी कक्षा आयोजित की जाती है। सक्षम आंगनबाड़ी संबंधी जानकारी एप्लीकेशन के वास्तविक समय स्पष्टीकरण करती है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 केंद्र प्रायोजित योजना जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक दायरे में है। आंगनबाड़ी केंद्र में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के सुधार के लिए केंद्र और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेयजल सुविधाओं के लिए 17,000 रुपये और शौचालय निर्माण के लिए 36,000 रुपये राशि उपलब्ध कराई जाती है। मिशन शक्ति दिशा निर्देश के तहत वन स्टॉप सेंटर
मिशन शक्ति दिशा निर्देश के तहत वन स्टॉप सेंटर हिंसा से प्रभावित संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत और तत्काल सहायता प्रदान करता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालय, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लैंगिक बजट प्रक्रिया बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर नागरिकों को हथकरघा उत्पादों को अपनाने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खेल महासंघ सम्मेलन 2026 में पारदर्शी चयन, खिलाड़ी केंद्रीय प्रशासन और संस्थागत सुधार का आह्वान किया है। एशियाई खेल 2026 और लॉस ओलंपिक 2028 और राष्ट्रमंडल खेल 2030 के लिए भारत तैयारी को मजबूत करने मोतिबद्ध। केंद्रीय सशस्त्र बल सहायक कमांडेंट परीक्षा 2025, संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा द्वितीय 2025, भारतीय न्यायपालिका का डिजिटलीकरण रूपांतरण, इलेक्ट्रॉनिक न्यायालय की मिशन जनित परियोजनाएं, ई न्यायालय मिशन मोड परियोजना, भारत में कागज आधारित न्यायालय की डिजिटल सक्षम और ट्रैक योग्य न्याय वितरण प्रणाली को बदल दिया गया। 2014 से अब तक दायरे में निपटान के लिए 3 गुना बढ़ गया है। हर न्यायालय में दायरे की तुलना में अधिक निपटारे, 753 करोड़ से अधिक पृष्ठों के न्यायालयीय अभिलेखन डिजिटलीकरण किए गए हैं, जबकि हजारों ई सेवा केंद्रों डिजिटल भेदभाव को पाटने और न्यायिक सेवाओं को तक पहुंच बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। सुधार मिलकर न्याय प्रणाली तेज, अधिक पारदर्शी और सभी के लिए सुलभ बना रहे हैं। भारतीय न्यायपालिका का डिजिटलीकरण, सरकार ने 2007 में चुनौती से निपटने के लिए ई न्यायालय मिशन मोड परियोजना शुरू की। इसका उद्देश्य न्यायालय कार्यवाहियों के अभिलेखों का डिजिटाइज करके कार्यवाही तेज करना है। यह वकीलों, न्यायाधीशों और क्लर्कों सहित सभी संबंधियों के लिए न्यायिक प्रणाली को सस्ती, सुलभ और पारदर्शी बना रहा है। अब यह मिशन अपने तीसरे चरण में है और तकनीकी के माध्यम से न्यायिक प्रणाली में परिवर्तन कर चुका है। चरण 1 2011 से 15 मिशन की नींव रखी गई। 14,000 से अधिक अदालती कंप्यूटरीकरण, आवश्यक नेटवर्क अवसंरचना विकसित की गई, जिनमें टेक्नो सक्षम न्यायिक सेवाओं का समर्थन संभव हो। चरण 2 15 से 2023 तक नागरिक केंद्रीय सेवाओं के साथ इसे आगे बढ़ाया गया। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, ई फाइलिंग, ई सेवा केंद्र, एक भौतिक हेल्प डेस्क जो डिजिटल न्यायिक सेवाएं प्रदान करते हैं शामिल है। इस चरण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अवसंरचना में 5 गुना से अधिक बढ़ाया गया, जिसमें न्यायिक कार्यवाहियों का आभासी पहुंच काफ़ी बेहतर हुई है। वर्तमान में तीसरे चरण में 2023-27 तक है। इस चरण में डिजिटलीकरण, वर्चुअल सुनवाइयों का व्यापक इस्तेमाल, न्यायिक संस्थाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और एआई एनालिटिक्स, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR और उभरते तकनीकों के अपनाने के माध्यम से डिजिटल, पेपरलेस और तकनीकी से अधिक सक्षम अदालतों की ओर संक्रमण का दृष्टिकोण अपनाना है। पूरी तरह क्रियाशील ई सेवा केंद्र, पेपरलेस अदालतों के लिए आवश्यकता की अवसंरचना की स्थापना, वर्चुअल कोर्ट्स के विस्तार की डिजिटल अवसंरचना, ई फाइलिंग कार्यान्वयन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अवसंरचना उन्नयन, ICT अवसंरचना, निर्बाध समन्वय के लिए सौर सुविधाएं और नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस सुविधा। सभी उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय वेबसाइटों में S3 WAS प्लेटफॉर्म माइग्रेशन। चरण 2 में अतिरिक्त
हार्डवेयर वितरण, इंटरऑपरेबल क्रिटिकल जस्टिस सिस्टम आईसीजेएस के साथ एकीकरण, ताकि अदालतों, पुलिस जेलों, फॉरेंसिक लैब और जैसे अलग विभागों के बीच डेटा और जानकारी का आपसी आदान प्रदान किया जा सके। सभी उच्च न्यायालयों ने आईसीजेएस को लागू किया है। सभी हितधारकों का प्रशिक्षण, ज्ञान प्रबंधन, आईआईटी मद्रास लर्निंग मैनेजमेंट द्वारा कनेक्टिविटी 174 साइट सॉफ्टवेयर डिमांड वाइड एरिया नेटवर्क प्रौद्योगिकी DSDWAN से जुड़े हैं। न्यायालय डिजिटलीकरण के लाभ, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के जरिए पेंडिंग और निपटान में पारदर्शिता। चरण 2 में ऑनलाइन सार्वजनिक डैशबोर्ड, न्यायालय आदेश और फैसले, मामलों के वितरण के रीजनल टाइम ट्रैक सभी स्तरों के मामले में। ICJS इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पुलिस, न्यायालय, जेल और फॉरेंसिक के बीच एफआईआर, चार्जशीट, आदेश, रिपोर्टों के इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान संभव। सीसीटीएन क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क का सिस्टम एफआईआर से चार्जशीट तक पुलिस प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण करता है और साथ ही न्याय संहिता संबंध समय सीमा जांच अधिकारियों को देता है। ITSSO इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम को फॉर सेक्सुअल ऑफेंसर्स, महिलाओं बाल यौन अपराधों की जांच को चार्जशीट समय सीमाओं के विरुद्ध ट्रैक करने की वाला डैशबोर्ड। ई-साक्ष्य डिजिटल साक्ष्य संग्रह और प्रबंधन के जरिए सुरक्षित ऐप संग्रह के से लेकर न्यायालय तक प्रमाणीकरण बनाए रखना। ई सम्मन इलेक्ट्रॉनिक निर्माण, प्रेषण, निष्पादन, MEDLEAPR, मेडियो लीगल एग्जामिनेशन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अस्पताल की नियमावली, अस्पतालों के लिए नायतिकी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ऑनलाइन प्रणाली, न्याय स्क्रूटनी, न्याय श्रुति, अभियुक्त गवाह, पुलिस, अभियोजन और फॉरेंसिक विशेषज्ञों के आभासी गवाही के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है। फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं के केस हैंडलिंग के अंक, क्रिटिकल क्रिमिनल क्रमिक डिजिटल प्रक्रिया, ई प्रिजन, जेल और कैदियों के प्रबंधन के क्लाउड आधारित राष्ट्रीय नेटवर्क, ई प्रोसिक्यूशन, पुलिस और अभियोजन के बीच डिजिटल वर्क फ्लो जिससे समयबद्ध वैज्ञानिक राय संभव हो। NAFIS नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, रियल टाइम फिंगरप्रिंट मिलान के लिए केंद्रीकृत बायोमेट्रिक डेटाबेस, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से न्यायिक कारोबार का सुगम ट्रैकिंग ले वकील, पक्षकार, न्यायिक और अन्य ऐप्स। अब बहुभाषी ई कोर्ट सर्विसेज पोर्टल, ईमेल, SMS के जरिए स्थित वो आप अपडेट ट्रैक कर सकते हैं। इस सेवा ने ट्रैकिंग व पारदर्शिता बढ़ाई है, अस्पतालों के दैनिक दौरे की आवश्यकता बढ़ाई है और न्यायिक सेवा वितरण को आसान बनाए हैं। प्रतिदिन 4 लाख से अधिक SMS, 6 लाख ईमेल भेजे हैं। बहुभाषी ई कोर्ट सिस्टम पोर्टल पर 35 लाख हिट्स प्रतिदिन होते हैं। ई कोर्ट सर्विसेज ऐप 3.84 करोड़ डाउनलोड, वकीलों, पक्षकारों, मामला सहित कानूनी सूची जानकारी देता है। जस्ट IS ऐप 22,594 डाउनलोड, न्यायाधीशों के लिए एक प्रबंधन उपकरण है। नेशनल सर्विसेज एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोसेसेस, GPS ट्रैकिंग साथ समन या नोटिस डिलीवरी।
बैलिफ एनएसटीईपी का सहयोग समन और नोटिस के इलेक्ट्रॉनिक वास्तविक समय निगरानी करने के लिए करता है। एनएसटीईपी पुराने धीमे कागजी तरीके पारदर्शी ट्रैक योग्य डिजिटल प्रणाली लाता है। जिलों और सर्विसेज ई सेवा के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया में सुधार हुआ है। एआई मशीन लर्निंग फेज 3 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्कूली छात्रों की खतरनाक तरीके से बेतवा नदी पार करने पर डिजिटल मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। भारत का चिकित्सा उपकरण उद्योग 2047 तक $250 अरब पहुंचने का अनुमान है। फिक्की दुआ एसोसिएशन कंसल्टेंसी रिपोर्ट। नई दिल्ली में 9वें इंडिया मेडिकल डिवाइसेस 2026 का शुभारंभ भारत को वैश्विक मेडटेक हब के रूप में विकसित करने पर केंद्रित है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना 2022-23 में शुरू की गई। जनौषधि केंद्रों में दवाओं की बिक्री 30/6/2026 हिमाचल प्रदेश 77 औषधि केंद्र खोले गए हैं। दवाओं की कीमतों का निर्धारण दवाओं की कीमतें औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित की जाती है, जिसे राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति 2012 के सिद्धांतों के आधार पर लागू किया। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण 2013 अनुसूची 1 में निर्दिष्ट दवाओं के बाजार आधारित और डीपीसीओ 2013 के अनुच्छेद 2(1)(u) के तहत परिभाषित नई दवा के खुदरा मूल्य के आधार पर अधिकतम मूल्य निर्धारित करता है। थोक दवाओं के लिए पीएलआई योजना प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना 25-26 के दौरान बिहार राज्य में जनौषधि केंद्र की वृद्धि। जीवन रक्षक दवाएं औषधियों की कीमतें औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होती हैं। औषधि विभागों के तहत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण डीपीसीओ 2013 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार औषधियों की कीमतें विनियमित करता है। एनपीपीए डीपीसीओ 2013 के अनुसूची 1 में औषधि की अधिकतम कीमतें निर्धारित करता है, जो स्वास्थ्य परिवहन कल्याण मंत्रालय द्वारा समय समय पर प्रकाशित औषधियों की राष्ट्रीय सूची आधारित होती है।